हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। बच्चों, आज की इकोनॉमिक्स की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 2 विच इज इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। ऑलरेडी इस चैप्टर को करते हुए हमें काफी दिन हो चुके हैं। आज है इसकी लास्ट क्लास और आज के दिन हम इस चैप्टर को करेंगे पूरी तरीके से कंप्लीट। आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। हमने लास्ट क्लास में इंडस्ट्री और ट्रेड का टॉपिक स्टार्ट किया, जिसमें हमने इंडस्ट्री को पूरा पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया था कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर हमने बिटवीन 1950 टू 1990 क्या किया। आज हम कवर अप करेंगे इसका ट्रेड वाला पोर्शन, यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं फॉरेन ट्रेड के बारे में और बेसिकली हम पढ़ेंगे कि फॉरेन ट्रेड के अंदर कौन सी पॉलिसी को हमने इंप्लीमेंट किया। हम पढ़ेंगे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी के बारे में और रीजंस फॉर द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि क्यों हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना पड़ा। फिर पढ़ेंगे द क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड पॉलिसीज, यानी कि इन पॉलिसीज से क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हमें देखने को मिले, हम वो भी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में पढ़ेंगे पूरे चैप्टर का एक कंक्लूजन कि इस चैप्टर में हमने 3 चीजों के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में और फॉरेन ट्रेड के बारे में। तो क्या कंक्लूजन निकल कर आया उससे, बेसिकली वो हम लास्ट में कंक्लूजन के अंदर पढ़ने वाले हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चे, अब स्टार्ट करते हैं फॉरेन ट्रेड के साथ। 1950 से 1990 के बीच में हमने फॉरेन ट्रेड के लिए कौन सी पॉलिसी को अडॉप्ट किया। अब बच्चे, आप सभी को ये बात अब तक पता चल चुकी है कि हम लोग बाहर से बहुत सारी चीजों का इंपोर्ट किया करते थे, जिसकी वजह से जो फॉरेन कंपटीशन था वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। जो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी वो फॉरेन कंपटीशन को फेस नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि भाई देखो, वही बात है कि 1947 में ही हमें इंडिपेंडेंस हासिल हुई, उसके बाद धीरे धीरे हम चीजों को सीख रहे थे, कर रहे थे, तो अभी हम इतने ज्यादा भी स्ट्रांग नहीं थे कि बाहर से जो एक वेल डेवलप्ड प्रोडक्ट बनकर आ रहा है, अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है, अच्छी क्वालिटी का आ रहा है, उसके साथ हम कंपीट कर सके। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरत थी कि हम अपनी इंडियन इंडस्ट्रीज को, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करें इस फॉरेन कंपटीशन से। मोर ओवर भैया, हमारे यहाँ पे रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा आदत भी ना पड़ जाए बाहर के प्रोडक्ट्स की, तो ऐसे में वो हमारे प्रोडक्ट्स को तो फिर खरीदेंगे ही नहीं। तो इन सभी चीजों को अवॉइड करने के लिए हमें एक पॉलिसी लाने की जरूरत थी। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। अभी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी क्या है, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। भाई कोविड-19 आया, कोविड-19 के टाइम पे क्या हुआ कि सारी दुकानें बंद हो गई, हमारे खाने पीने की भी सारी दुकानें बंद हो गई, लेकिन हमारी ये जो जीभ है इसने टेस्ट लेना थोड़ी ना बंद कर दिया था। इसे तो रोज चटपटी चीजें खाने की आदत थी, रोज हम बाहर से कुछ ना कुछ खाया करते थे। अब ऐसे में जब दुकानें ही बंद हो गई तो इसको बहुत चटपटा स्वाद नहीं मिल पा रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने खुद ही सारी चीजों को घर में बनाना शुरू कर दिया। यानी कि हम इस जीभ को नहीं समझा पाए, तो इसीलिए उन सभी चीजों को घर में बनाना शुरू कर दिया जिसको हम पहले बाहर की दुकानों से खरीदा करते थे। यानी कि हमने निकाला एक सब्स्टिट्यूशन कि ठीक है, बिल्कुल वैसे टेस्ट वाला नहीं भी बनेगा तो क्या हुआ, बट एटलीस्ट हमें एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि ठीक है, हमने एक बढ़िया चीज बनाकर खाई है। सो बिल्कुल यही चीज हमारी कंट्री ने भी सोची इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी के थ्रू। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसकी डेफिनेशन, जिससे बिल्कुल आप रिलेट कर पाएंगे कि मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया है वो बिल्कुल इस पॉलिसी को रिलेट करता है। Import substitution policy aimed at replacing or substituting the imports with domestic production। तो यहाँ पे import substitution policy का main aim क्या था कि हमें replace करना था और substitute करने थे हमें imports अपने domestic production के साथ। It is called the inward looking trade strategy। उन्होंने कहा कि क्यों बाहर से सामान खरीदते हो, भाई तुम्हारा शेफ तुम्हारे अंदर ही छुपा है। ये तुम्हें कोविड-19 में पता चल चुका है। क्या पहले तुमने कभी सोचा था कि तुम घर पे ही केक बना लोगे, तुम घर पे ही ढोकला भी बना लोगे, तुम घर पे डोसा भी बना लोगे। अब देखो, जिनके अंदर कुकिंग टैलेंट है वो एक अलग चीज है, लेकिन जिनको ये नहीं लगता था कि हम ऐसा कुछ भी कुक कर सकते हैं, उस टाइम पे उन्होंने भी अपने इस टैलेंट को पहचाना। तो यहाँ पर भी यही बात कही जा रही है डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से कि इनवर्ड लुकिंग, बाहर झांकने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचो कि हर चीज बाहर से खरीद लोगे और काम चल जाएगा, नहीं।
खुद बनाने की कोशिश करो, सब्स्टिट्यूट करो। जिस चीजों को तुम्हें बाहर से खरीदना पड़ रहा है, या तो उन सभी चीजों को खुद बनाना शुरू कर दो, नहीं तो इसका कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढो कि इसके जगह पर क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, सो इसीलिए इस पॉलिसी को कहा गया इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, यानी कि अपने ही कंट्री के अंदर आपको ट्रेड करना है तो अपने ही कंट्री के अंदर उन सभी चीजों को आपको प्रोड्यूस करना होगा। The main objective of this policy of the government was to restrict the imports and protect the domestic industries from the foreign competition। और इसके पीछे जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही कि हम यहाँ पर इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते थे, क्योंकि भाई देखो जितना बाहर का सामान खरीदोगे उतना आपका पैसा भी तो बाहर जा रहा है ना। मोर ओवर आपको एक प्रोटेक्शन भी दी जा रही थी कि फॉरेन कंपटीशन आ रहा है, उसको आप कैसे फेस करोगे, तो इसलिए आपको एक प्रोटेक्शन देने के लिए भी गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया। अब यहाँ पर जो प्रोटेक्शन है ये दो फॉर्म में दी गई थी। सो द प्रोटेक्शन फ्रॉम द इंपोर्ट्स टुक टू फॉर्म्स, टैरिफ एंड कोटास। मार्क दिस टॉपिक एज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है, तो इसलिए आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। सो नंबर 1 इज टैरिफ्स। Tariffs are the monetary restriction in the form of tax on imported goods। टैरिफ एक तरीके की मॉनेटरी रिस्ट्रिक्शंस थी आपके ऊपर, यानी कि आपके यहाँ पर पैसे ज्यादा खर्च करा रहे थे हम, कि हम आपके लिए चीजों को कर रहे थे महंगा, कि अगर आप बाहर से सामान को इंपोर्ट करोगे तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो सामान पड़ेगा आपको महंगा। सो दे मेक द इंपोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव एंड डिस्करेज देयर यूज। अब जब चीजें तुम्हें महंगी पड़ेंगी, इसलिए फिर तुम भागोगे अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की तरफ ही। तो आप जो फॉरेन प्रोडक्ट्स की तरफ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हो, उस इंटरेस्ट को कम करने के लिए टैरिफ को इंप्लीमेंट किया गया। उसके बाद कोटाज आए। कोटाज आर द नॉन मॉनेटरी और द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंपोर्ट्स। अब ये वाला रिस्ट्रिक्शन लगा इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, यानी कि कितना आप इंपोर्ट कर सकते हो। सो दीज स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ गुड्स व्हिच कैन बी इंपोर्टेड। तो इसने आपको ये बता दिया कि देखो इतनी क्वांटिटी से ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर दो चीजों के थ्रू प्रोटेक्शन दी गई अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को, एक टैरिफ के थ्रू और एक कोटाज के थ्रू। तो the effect of tariff and quotas is that they restrict the imports and therefore protect the domestic firms from the foreign competition। वही जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमें इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करना था और हमें फॉरेन कंपटीशन से अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना था, तो वो दोनों ही इफेक्ट्स हमें देखने को मिले बाय यूजिंग दीज टू फॉर्म्स। ओके, नाउ द रीजन फॉर द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। क्यों हमें जरूरत पड़ी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की? आई गेस आपको इतना पढ़ने के बाद ही ये चीज समझ आने लगी होगी कि क्यों हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी। The policy of protection in the form of import substitution is based on the notion that industries of the developing countries like India are not in a position to compete against the goods produced by the more developed economies। वही चीज उन्होंने दोबारा से बोली यहाँ पर कि इस पॉलिसी को, ये जो पॉलिसी थी प्रोटेक्शन की, ये इसीलिए लाई गई थी क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि हमारी जो एक डेवलपिंग इकोनॉमी है अभी इंडिया की, वो अभी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है कि वो जो मोर डेवलप्ड इकोनॉमी से प्रोडक्ट्स बनकर आ रहे हैं हमारी कंट्री में, वो उनको compete कर पाएंगे। तो इसीलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया। It is assumed that if the domestic industries are protected, they will learn to compete in the course of time। उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल अगर हम इनको प्रोटेक्शन देते, देखो अभी हम इनके साथ अगर खड़े हो जाते हैं तो आने वाले टाइम पे ये इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि बाद में इस कंपटीशन को ये फेस कर पाएंगे। भाई देखो हमेशा के लिए तो हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को नहीं अपना सकते थे, हमेशा के लिए रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा सकती थी इंपोर्ट्स के ऊपर, बट अभी क्योंकि शुरुआती दौर था हमारी इंडिपेंडेंस का, तो अपने इंडस्ट्रीज को जस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए कि ये सीख जाएं, इतनी स्ट्रांग हो जाए कि ये अपने लिए स्टैंड ले पाएं, ये compete कर पाएं, तो इसीलिए फिलहाल इन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो हमें इस इंपोर्ट पॉलिसी को लाना होगा। Our planners also feared the possibility of foreign exchange being spent on the import of luxury goods if no restrictions were placed on import। और हमारे प्लानर्स को ये भी डर था कि अगर हम इस तरीके का जो रिस्ट्रिक्शन है अगर वो नहीं लगाएंगे तो ऐसे में लोग अपने लग्जरी गुड्स को खरीदने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करते रहेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बहुत ज्यादा हमारे पास से चली जाएगी। तो फॉरेन एक्सचेंज की कमी ना हो जाए हमें, तो ये डर की वजह से भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को लाना जरूरी था। सो हमने फॉरेन ट्रेड के अंदर क्या पढ़ा कि एक पॉलिसी को लेकर आया गया जिसका नाम था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। इसको हम इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। इसको लाने के पीछे जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था वो था इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करना और फॉरेन कंपटीशन से अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना। जहां पर हम ये कह रहे थे कि या तो हमें प्रोडक्ट्स को खुद बनाना शुरू करना होगा जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, या उनका कोई सब्स्टिट्यूशन ढूंढना होगा। इस पॉलिसी को सक्सेसफुल करने के लिए दो चीजें यहाँ पर लगाई गई।
टैरिफ और कोटास। टैरिफ थे हमारे मॉनिटरी रिस्ट्रिक्शन, जिसके अंदर आपके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा था, जिसके अंदर इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा था ताकि वो महंगे हो जाए और उनका जो यूज है वो कम होना शुरू हो। कोटास के अंदर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, जहां पर आपको ये बताया गया कि एक सर्टेन क्वांटिटी के बाद आप इंपोर्ट नहीं कर पाओगे, और इन दोनों ही फॉर्म्स की वजह से बहुत फायदा हुआ और इंपोर्ट्स रिस्ट्रिक्ट हुए और फॉरेन कंपटीशन से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन मिली। रीजंस क्या थे इसके पीछे? रीजंस बिल्कुल यही थे कि प्रोटेक्शन देना था। अभी हम इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुए थे कि हम फॉरेन कंपटीशन को फेस कर पाते, तो इसलिए प्रोटेक्शन के लिए दी गई। मोर ओवर अभी हम सीख रहे थे धीरे धीरे स्टैंड होना, धीरे धीरे हम चीजों को बनाना भी सीख रहे थे। तो जब तक हम स्ट्रांग नहीं हो जाते तब तक इन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत थी, तो इसलिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को लाया गया। फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे पास थी उसको बचाने के लिए भी इस पॉलिसी को लाना जरूरी था। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया कि 1950 से 1990 के बीच में हमने फॉरेन ट्रेड में क्या किया। So effects of policy on industrial development और the critical appraisal of policies। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो ये पॉलिसीज हमने इम्प्लीमेंट करी उसका क्या इफेक्ट रहा और इनका ओवरऑल क्या रिजल्ट रहा, मींस द पॉजिटिव इफेक्ट्स और द नेगेटिव इफेक्ट्स। अब वो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो पॉजिटिव इफेक्ट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडस्ट्रियल और ट्रेड पॉलिसी के। The achievements of India's industrial sector during the first 7 plans are impressive indeed। अब भाई चाहे कोई कुछ भी कहे कि ये हुआ और वो हुआ, बट पहले जो हमारे 7 प्लान्स थे उसके अंदर हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने एक अच्छी खासी ग्रोथ हासिल करी, यानी कि एक अच्छी खासी अचीवमेंट हासिल करी थी। देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, हम जीरो से शुरुआत कर रहे थे ना भाई। ब्रिटिशर्स जब गए थे तो हमारा कोई इंडस्ट्रियल बेस नहीं था, क्योंकि पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी थी, बट उन्होंने उसको बंद करवा दिया था। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे थे, एक नए सिरे से शुरुआत कर रहे थे ना, क्योंकि उनके टाइम पर जो इंडस्ट्री सेटअप हुई भी थी वो तो सिर्फ उनके लिए हुई थी, वो तो अपने इंटरेस्ट के लिए उन्होंने उस इंडस्ट्रीज को सेटअप किया था, तो उसका उन्होंने कुछ खास डेवलपमेंट ही नहीं किया। तो अब हम एक तरीके से भाई हमने जीरो से शुरुआत करी थी, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हमने शुरुआत करी तो हमने कुछ तो हासिल कर ही लिया था भाई। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सो फर्स्ट अचीवमेंट हमने हासिल करी द कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। तो अगर हम जीडीपी की बात करें, सो इंडस्ट्रियल सेक्टर से जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन था वो इंक्रीज हुआ। पहले वो था 11.8% 1950 टू 1951 के बीच में, लेकिन 1990 टू 1991 तक पहुंचते पहुंचते ये 24.6% हो चुका था। ठीक है, सो द राइज इन इंडस्ट्रियल शेयर ऑफ जीडीपी इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। तो जीडीपी का बढ़ना ही एक अच्छा इंडिकेटर था, ये शो कर रहा था कि कहीं ना कहीं हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में डेवलपमेंट हुई थी। The 6% of the annual growth rate of industrial sector during this period is commendable। और इस पीरियड के टाइम पे हमें जो एनुअल ग्रोथ रेट देखने को मिला वो 6% था, जो कि सच में एक बहुत ही अच्छा रेट माना गया। सेकेंड इज द एक्सपेंशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन हुआ। Indian industries was no longer restricted to the cotton or the jute textiles. In fact, the industrial sector became the well diversified by 1990, largely due to the public sector। अब क्योंकि हम जानते हैं कि पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पे हम सिर्फ कहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड थे, कुछ कॉटन और जूट इंडस्ट्रीज ही हमारे यहाँ पर हुआ करती थी, लेकिन 1990 तक पहुंचते पहुंचते हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर एंटर किया। और ये क्यों हो पाया? क्योंकि पब्लिक सेक्टर ने इनिशिएटिव दिखाया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने तो अपने स्टेप्स पीछे ले लिए थे कि भाई हम तो नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमें कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, ना हमारे पास कोई पैसा है और सोशल वेलफेयर हम कर नहीं सकते। तो ऐसे में आपको याद है कि पब्लिक सेक्टर आगे बढ़ा, उसने इन्वेस्टमेंट करी, तो इस वजह से जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो एक्सपेंड हुई। थर्ड पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए थे। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई अनदर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था ही नहीं। लेकिन जब इंडस्ट्री सेटअप होनी शुरू हुई तो उनको इंडस्ट्रीज के अंदर भी काम मिलना शुरू हुआ, यानी कि जिससे हुआ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। The promotion of small-scale industries gave the opportunities to those people who didn't have the capital to start the large firms to get into the business. As a result, more employment opportunities were created and this promoted the growth with equity। हमने जब small scale industry वाला टॉपिक पढ़ा तो हमने ये पढ़ा था ना कि small scale industry second largest employer थी after agriculture। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की वजह से बहुत सारे लोगों को काम मिला। उन सभी लोगों को काम मिला यहाँ पर जिनके पास अपना खुद का पैसा नहीं था कि वो अपनी बड़ी बड़ी फर्म्स को सेटअप कर सके। तो ऐसे में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के आ जाने की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ और इसी की वजह से हमें मिला ग्रोथ विद इक्विटी।
नेक्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं कि हमने एक ऐसी ट्रेड पॉलिसी इंप्लीमेंट करी जिससे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया गया फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। So protection from the foreign competition through import substitution enabled the development of indigenous। indigenous का मतलब होता है जो आपकी इंडस्ट्रीज आपकी कंट्री में ही सेटअप हुई हुई है, उनको यहाँ पर बोला गया। In the areas of electronics, automobile sector which otherwise could not have developed। तो क्योंकि हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की वजह से एक प्रोटेक्शन मिली थी फॉरेन कंपटीशन से, तो ऐसे में हमारी कुछ इंडस्ट्रीज डेवलप हुई इलेक्ट्रॉनिक्स के एरियाज में, ऑटोमोबाइल्स के एरियाज में, जो पहले नहीं हो पा रही थी क्योंकि फॉरेन कंपटीशन बहुत ज्यादा था। ठीक है, सो ये चार हमने अचीवमेंट्स हासिल करी 1950 से 1990 के बीच में अपने इंडस्ट्रियल और ट्रेड पॉलिसी की वजह से। कौन कौन सी? नंबर 1 कौन सी अचीवमेंट थी कि जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आया, 6% एनुअल ग्रोथ रेट देखने को मिली। तो वहीं पे जीडीपी ग्रो हुई 11.8% से लेकर 24.6% तक। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमने देखा कि हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन हुआ। पहले हम जिन एरियाज में नहीं भी एंटर कर पा रहे थे, हमने उन एरियाज में एंटर किया क्योंकि पब्लिक सेक्टर की तरफ से हमें सपोर्ट मिला। तीसरा हमने देखा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के आ जाने की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ चुका था, जिससे मिला ग्रोथ विद इक्विटी। फोर्थ हमने पढ़ा कि फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन मिली, जिसकी वजह से उन एरियाज में भी हमारी इंडस्ट्रीज डेवलप हो पाई जिसमें फॉरेन कंपटीशन की वजह से डेवलप नहीं हो पा रही थी, जो कि थी इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, सो अचीवमेंट्स क्लियर, याद भी हो गई होंगी। अब नेगेटिव इफेक्ट्स पे आते हैं। नेगेटिव इफेक्ट्स थोड़े से लंबे लंबे आपको देखने को मिलेंगे, तो चलिए नेगेटिव इफेक्ट्स की तरफ आते हैं। ओवर एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब यहाँ पे हमें देखने को मिला कि पब्लिक सेक्टर का रोल कुछ ज्यादा ही था। It is now widely held that state enterprise continued to produce a certain goods and services, although this was no longer required। ऐसा देखा गया कि पब्लिक सेक्टर अभी भी उन गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा था जिनकी अब हमें जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन्हें एस्टैब्लिश करनी थी अपनी मोनोपोली। तो अपनी मोनोपोली को एस्टैब्लिश करने के लिए वो उन गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते रहे। An example is that the provision of telecommunication services which continued to be reserved for the public sector even after it was realized that private sector firms could also provide it। तो इसका एक एग्जाम्पल जो हमें देखने को मिला वो ये कि टेलीकम्युनिकेशन आज भी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज के लिए ही रिजर्व्ड है, जबकि ऐसा देखा गया कि प्राइवेट सेक्टर भी इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर सकता था। यानी कि जिन एरियाज में प्राइवेट सेक्टर एंटर कर सकता था, वहां पर भी पब्लिक सेक्टर ने अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश करने के लिए वो एरिया प्राइवेट सेक्टर को एंटर करने के लिए नहीं दिया। Another instance could be the establishment of the modern bread, a bread manufacturing firm or managing hotels, even when private sector could do the same। दो और एरियाज हमें देखने को मिले जहां पर एक ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग फर्म प्लस होटल के एरियाज में भी पब्लिक सेक्टर काम करता रहा, जबकि प्राइवेट सेक्टर यहां पर काम कर सकता था। Hence, no distinction was made between the public sector alone can do and what the private sector can also do। तो हम कोई डिफरेंस ही नहीं निकाल पा रहे थे कि अकेला एक पब्लिक सेक्टर क्या कर सकता है और प्राइवेट सेक्टर क्या कर सकता है। Some scholars argue that state should get out of the areas which the private sector can manage and the government may concentrate its resources on important services which the private sector cannot provide। तो कुछ स्कॉलर्स ने ये भी कहा कि पब्लिक सेक्टर को उन एरिया से बाहर आ जाना चाहिए जहां पे प्राइवेट सेक्टर एंटर कर सकता है। मतलब आप अपने रिसोर्सेज वहां लगाओ ना जहां पे आपको इंपॉर्टेंट सर्विसेज देनी है। जहां पर प्राइवेट सेक्टर अच्छे से काम कर पा रहा है, वहां पर आपका क्या काम है, आप वहां से बाहर आ जाओ। तो ऐसा देखा गया कि पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। सेकेंड पॉइंट इज इनएफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर। लेकिन ये भी देखा गया कि ओवर एक्सपेंशन के साथ साथ पब्लिक सेक्टर का जो काम हो रहा था वो इनएफिशिएंट तरीके से हो रहा था। Many public sector firms incurred huge losses but confined to functions because it is very difficult to close a government undertaking, even it is a drain on the nation's limited resources due to the employment reason। अब बहुत सारी ऐसी पब्लिक सेक्टर फर्म्स थी जो लॉस में चल रही थी, लेकिन तब भी उन्हें बंद नहीं किया जा सकता था क्योंकि ये बहुत मुश्किल था किसी एक ऐसी फर्म को बंद करना जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही थी, लेकिन एट द सेम टाइम वो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज को वेस्ट भी कर रही थी। तो ऐसे में बड़ी मुश्किल हो चुकी थी कि ऐसी इंडस्ट्रीज को किस तरीके से बंद किया जा सके। A few economists believe that public sector is not meant for earning profit but to promote the welfare of the nation। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने ये भी कहा कि पब्लिक सेक्टर तो सिर्फ किस लिए है, हमारे पब्लिक के वेलफेयर के लिए है, सोशल वेलफेयर के लिए, वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है।
So the public sector firms should be evaluated on the basis of the extent to which they contribute to the welfare of the people, not the profit they earn. तो इसलिए ना बार बार पब्लिक सेक्टर फर्म्स को उन्हीं नजरिए से देखा जाता था कि इन्होंने वेलफेयर के लिए क्या किया, इन्होंने वेलफेयर के लिए क्या किया। कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे थे ये नहीं देखा जाता था, बट वो वेलफेयर एक्टिविटीज कितनी कर रहे थे ये देखा जाता था। थर्ड पॉइंट है अब मिसयूज ऑफ लाइसेंस। हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर ये पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को स्टार्ट किया गया ताकि प्राइवेट सेक्टर को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, बट कहीं ना कहीं उसका मिसयूज भी हो रहा था। कैसे, देखिए जरा। द नीड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री वाज मिसयूज्ड बाय द इंडस्ट्रियल हाउसेस। अ बिग इंडस्ट्रीज वुड गेट अ लाइसेंस नॉट फॉर स्टार्टिंग अ न्यू फर्म but to prevent the competitors from starting the new firms। अब यहाँ पे हमने तो लाइसेंस इसीलिए लगाया था ताकि प्राइवेट सेक्टर्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, बट जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे वो लाइसेंस इसीलिए नहीं ले रहे थे कि उन्हें एक नई इंडस्ट्री को सेटअप करना था, वो इसीलिए लाइसेंस ले रहे थे ताकि वो दूसरे लोगों को उसी सेम इंडस्ट्री में एंटर करने से रोक सके। बेसिकली उन्हें अपनी एस्टैब्लिश करनी थी वही मोनोपोली, और वो कमाना चाहते थे ह्यूज प्रॉफिट। तो इस तरीके से जो बिग इंडस्ट्रीज थे वो लाइसेंस का मिसयूज कर रहे थे। More time was spent by the industrialists in trying to obtain a license rather than on thinking about how to improve their products। वो ज्यादा समय इस चीज पे खर्च कर रहे थे कि हमें लाइसेंस कैसे मिलेगा। इस चीज पर उनका बिल्कुल भी फोकस नहीं था कि हमें अपने प्रोडक्ट्स को इंप्रूव करना है, यानी कि सिर्फ लाइसेंस लेना ही उनका एक मेन मोटिव बन गया था। प्रोडक्ट्स इंप्रूवमेंट उनके लिए किसी भी तरीके का कोई मोटिव नहीं था। The excessive regulation on private sector came to be called as permit license Raj prevented the certain firms from becoming more efficient। अब इतना ज्यादा रेगुलेशन प्राइवेट सेक्टर पे लगा दिया गया था तो इससे एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया परमिट राज लाइसेंस, यानी कि वही उन लोगों का राज हो रहा था जिन लोगों को लाइसेंस मिल रहा था वो लोग राज कर रहे थे, और जिनको लाइसेंस नहीं मिल पा रहा था वो एफिशिएंट होने के बावजूद भी अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे। सो यहाँ पे देखा गया कि लाइसेंसिंग सिस्टम का मिसयूज हुआ। द फोर्थ वन इज नो इंसेंटिव टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ इंडियन गुड्स, यानी कि किसी भी तरीके से इंडियन गुड्स के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा था। Due to the restriction on imports, the Indian consumer had to purchase whatever the Indian producers produced। इंपोर्ट्स के ऊपर लग गई थी रिस्ट्रिक्शन, तो इसकी वजह से जो इंडियन कंज्यूमर्स थे उनको वो सभी सामान खरीदना पड़ रहा था जो इंडियन प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस कर रहे थे, यानी कि व्हाटएवर दे वर प्रोड्यूसिंग, जो भी कुछ वो सामान बना रहे थे हम लोगों को उसको खरीदना ही था। The producer were aware that they have a captive market, so they had no incentive to improve the quality of their goods। अब इंडियन प्रोड्यूसर्स को क्या लग रहा था कि यार हमारे ही गुड्स को खरीदा जाएगा, बाहर से तो गुड्स आ नहीं रहे हैं, तो ऐसे में वो बिल्कुल भी ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रहे थे जिसमें वो गुड्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करें, क्योंकि जब उन्हें कम क्वालिटी के गुड्स के लिए हाई प्राइस मिल रही थी तो वो क्यों क्वालिटी इंप्रूवमेंट के ऊपर वर्क करते, तो ऐसा वो कोई भी काम नहीं कर रहे थे। Competition from the imports forces our producers to be more efficient। अब imports की वजह से क्या होता था, कंपटीशन आता था, तो उस कंपटीशन से लड़ने के लिए वो more efficient बनने की कोशिश करते थे, यानी कि वो कोशिश करते थे कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें। इंपोर्ट्स रिस्ट्रिक्शन लग जाने के बाद उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया था। Hence, regarding the protection, some economists hold that we should protect our producers from foreign competition as long as rich nations continue to do so। तो प्रोटेक्शन की अगर हम बात कर रहे थे तो इकोनॉमिस्ट ने कह ही दिया था कि हमें अपने फॉरेन कंपटीशन से इंडियन इंडस्ट्रीज को बचाना होगा, नहीं तो वो यहाँ पर स्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो इन सभी चीजों को देखते हुए लगा कि क्वालिटी ऑफ गुड्स तो बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं हो पाए थे। तो यहाँ पर हमें 4 नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिले, जिसमें पहला था कि बहुत ज्यादा पब्लिक सेक्टर बढ़ चढ़कर काम कर रहा था। प्राइवेट सेक्टर काम कर सकता था लेकिन पब्लिक सेक्टर अपनी मोनोपोली हो जाने की वजह से उसको एंटर नहीं करने दे रहा था। तो ऐसे बहुत सारे हमने यहाँ पे चीजें देखी, जैसे कि एक ब्रेड मेकिंग फर्म के बारे में, होटल्स के एरिया में, टेलीकम्युनिकेशन में, तो इन सभी जगहों पर प्राइवेट सेक्टर को एंटर नहीं करने दिया गया, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे थे कि पब्लिक सेक्टर सोशल वेलफेयर करेगा इन सभी एरियाज में, वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा। दूसरा, इनएफिशिएंट फंक्शनिंग थी हमारे पब्लिक सेक्टर की, कि भले ही पब्लिक सेक्टर लॉस पे चल रही थी लेकिन तब भी उनको बंद नहीं किया जा सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मिल रहा था। उसी तरीके से इकोनॉमिस्ट का यही मानना था कि इन्हें चलते रहने दो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोशल वेलफेयर ही कर रहे हैं। थर्ड, मिसयूज ऑफ लाइसेंस सिस्टम। बिग इंडस्ट्रीज जो थे वो लाइसेंसिंग सिस्टम का मिसयूज कर रहे थे, वो लाइसेंस ऑब्टेन कर रहे थे ताकि ज्यादा कंपटीशन ना बढ़े और उनकी मोनोपोली वहां पर एस्टैब्लिश हो सके, जिसकी वजह से क्या निकल कर आया था, परमिट राज लाइसेंस।
फोर्थ हमने देखा कि कोई उन्होंने इंसेंटिव नहीं लिया क्वालिटी ऑफ गुड्स को इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि जब इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लग चुका था तो इंडियन प्रोड्यूसर्स को यही लगा कि कम क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए भी हाई प्राइस मिल ही रहे हैं, तो क्यों हम क्वालिटी को इंक्रीज करके अपनी कॉस्ट को इंक्रीज करें। तो इसीलिए उन्होंने क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को इंक्रीज नहीं किया। तो ये था पूरा क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड पॉलिसी। तो कुछ हमने अच्छी चीज देखी, जैसे कि जीडीपी का बढ़ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना, हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज का एक्सपेंड हो जाना, फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन मिल जाना। बट वहीं पे कुछ नेगेटिव चीजें भी थी कि पब्लिक सेक्टर बहुत ज्यादा डोमिनेंस में था बट इनएफिशिएंटली वर्क कर रहा था, लाइसेंसिंग सिस्टम का मिसयूज हो रहा था और क्वालिटी ऑफ गुड्स बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं हो रही थी। तो हमने देखा द क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड पॉलिसी। अब इस ओवरऑल चैप्टर में हमने जो जो भी पढ़ा, जरा उसका कंक्लूजन भी देख लेते हैं। इस टाइम पीरियड के बीच में हमने 7 प्लान्स को क्रॉस किया। तो इन 7 प्लान्स के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हुआ, हम बने सेल्फ रिलायंट इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हमने लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे, तो उसकी वजह से एटलीस्ट हम आत्मनिर्भर हो चुके थे फूड ग्रेन्स के लिए। लैंड रिफॉर्म्स की वजह से जो सबसे खराब सिस्टम हमारे यहाँ पर चल रहा था, जमींदारी सिस्टम, वो भी हमारा अबॉलिश हुआ। एग्रीकल्चर सेक्टर में तो बहुत अच्छा हुआ कि हम सेल्फ रिलायंट हुए और जमींदारी सिस्टम खत्म हुआ। इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात करें, so our industries become far more diversified compared to the situation at independence। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे अगर हम देखें और हम 1990 में जब देख रहे थे तो हमारी इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई हो चुकी थी। However, the excessive government regulation prevented the growth of entrepreneurship। लेकिन गवर्नमेंट रेगुलेशन बहुत ज्यादा था, से एंटरप्रेन्योरशिप की ग्रोथ नहीं हो रही थी। Many economists were dissatisfied with the performance of many public sector enterprise। और अभी हमने देखा भी तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस से डिससेटिस्फाइड थे। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में कुछ मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिले कि जहां इंडस्ट्रीज डाइवर्सिफाइड हुई तो वहां पे पब्लिक सेक्टर के डोमिनेंस की वजह से कुछ चीजें सही नहीं हो रही थी। ट्रेड की अगर हम बात करें, सो द प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स अगेंस्ट द फॉरेन कंपटीशन इन द नेम ऑफ सेल्फ रिलायंस थ्रू इनवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसी didn't give them the incentive to improve the quality of goods that they produce, so we failed to develop a strong export sector। अब डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को जो प्रोटेक्शन दी जा रही थी इनवर्ड ओरिएंटेड ट्रेड पॉलिसी के नाम पर कि हम सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, हम खुद से ही प्रोड्यूस करेंगे, इसकी वजह से हमारे प्रोड्यूसर्स ने क्वालिटी ऑफ गुड्स इंप्रूव नहीं किया। तो इसकी वजह से एक्सपोर्ट सेक्टर में हम कुछ खास अच्छा नहीं कर पाए। तो ट्रेड में भी मैं यही कहूंगी कि बहुत बहुत ज्यादा अच्छा हमें देखने को नहीं मिला जितना अच्छा हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिला। ठीक है, तो हुआ क्या, इतना सब कुछ हुआ। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि ब्रिटिशर्स क्या क्या करके गए थे। सेकेंड चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि इन 40 सालों में अपने देश को डेवलप करने के लिए हमने क्या क्या किया, कौन कौन सी पॉलिसी हमने इंप्लीमेंट करी। तो अब यहाँ से अब शुरुआत होती है एक टर्निंग पॉइंट की। सो देखिए जरा लास्ट का कंक्लूजन क्या कहता है। The need for the reform of economic policy was widely felt in the constant of changing the global economic scenario. As a result, the new economic policy was initiated in 1991 to make our economy more competent, efficient and productive। अब वही बात है कि यहाँ इन 40 सालों में हमने जो भी कुछ किया, अब उसके बाद जरूरत थी कुछ बदलाव की। तो हमारे यहाँ पर आए कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के अंदर, जिन्हें बोला गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इसी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में जो 1991 के अंदर इंट्रोड्यूस हुए। तो आज हमारा चैप्टर होता है यहीं पर खत्म। आपने इस चैप्टर की सारी क्लासेस अटेंड करी होंगी और बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझ लिया होगा। सो बच्चे, अब आपको करना क्या है, आपको अब यहाँ पर इस चैप्टर की अपने खुद से अपने हाथ से एक समरी लिखनी है कि आपने एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या पढ़ा, आपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या पढ़ा, आपने ट्रेड में क्या क्या पढ़ा। तो जब आप खुद से रिकॉल करके उसको लिखेंगे ना, तो आप कभी भी नहीं भूलोगे उसे। ट्रस्ट मी, अगर आपने सारे एपिसोड्स को ध्यान में रखकर, जो ये हमारी सीरीज चल रही है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 की, जो हमने आज कंप्लीट करी है, अगर आप इस सीरीज के सारे एपिसोड्स को रिकॉल करोगे और उसको अपने हाथ से उस समरी को लिखोगे फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में, तो आप सच में इसको बोर्ड एग्जाम्स तक भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, सो एक बार मेरे कहने पर इसको ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको इसका फायदा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।